हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीडीपी का। ठीक है। और साथ ही साथ हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं फ्रेंड्स। सभी के पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस, सीडीपी सभी के प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और बिलीव मी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए कर लेते हैं तो आपका सीटेट 100% क्वालिफाई होगा। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपने दोनों पेपर इसी तरीके से क्वालिफाई करे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए हम चलेंगे। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी, आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो भी अपडेट्स आती हैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करी जाती हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा कंटेंट, आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ रिव्यूज़ को जो है शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं सीडीपी का ये प्रीवियस ईयर का सेट। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। देखिए, बाल केंद्रित कक्षा वो होती है जहाँ पर बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है, यानी कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार। देखिए, जैसे ये एजुकेशन सिस्टम है, इसके सेंटर पर कौन होगा? बच्चा होगा, चाइल्ड होगा। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जैसे अगर बच्चा 2nd क्लास में है तो उसे उसी लेवल का पढ़ाएंगे, उसको आप 6th क्लास का नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अभी बच्चे का दिमाग उतना मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है। तो जहाँ पर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार शिक्षा दी जाती है, हम कहते हैं वो बाल केंद्रित कक्ष होता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा है आपके सामने, ये तो ठीक है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि बाल केंद्रित में क्या होता है ना, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करके तो उनका क्या होगा? संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होगा, यानी कि दिमाग का विकास होगा। साथ ही साथ बच्चों को अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह करा रहे हैं, कुछ कंपटीशन करा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ठीक है, सभी एस्पेक्ट का। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों के नकल करने के लिए श्यामपट्ट पर उत्तर लिखता है। जी नहीं, ये बाल केंद्रित कक्ष में नहीं होता है कि सिर्फ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चा उसको कॉपी कर रहा है ब्लैक बोर्ड से उतार के। ये बाल केंद्रित कक्षाएं नहीं होती हैं। बाल केंद्रित कक्षाओं में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं, ना कि रटवाया जाता है, नकल करवाया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ भी लिखा हो बच्चे नकल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये आपके कभी सही नहीं होते फ्रेंड्स। क्योंकि नकल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा बाल केंद्रित कक्षा में नहीं होता है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बाल केंद्रित कक्षा को कौन नहीं दर्शाता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट है, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। जी हाँ, बच्चे जो भी काम करते हैं उसमें वो एकदम फोकस्ड होकर काम करते हैं। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था में बच्चों में बिना उद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होता है। इस प्रकार इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समय समय पर योजनाएं बनानी चाहिए। जी हाँ, स्कूल में क्या होना चाहिए? बच्चों को फील्ड ट्रिप पर आप ले जाइए, पिकनिक पर ले जाइए घुमाने के लिए। तो इससे क्या होगा? बच्चों का मन लगे रहेगा। क्योंकि देखिए होता है, बस पढ़ाई पढ़ाई करके इंसान वैसे भी बोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको घूमने के लिए मिलना चाहिए स्पेस। जैसे घर पे भी आप लोग अगर अकेले भी पढ़ाई करते हैं तो किसी किसी टाइम आप लोग घूमने ज़रूर जाते होंगे, वॉक करने के लिए जाते होंगे, क्योंकि आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। और यहाँ पर बाल्यावस्था की बात हो रही है, यानी कि चाइल्डहुड की, तो इस स्टेज में तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपसे पूछा है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, समय समय पर कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए। पहला है स्थानीय भ्रमण की योजनाएं,
दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तीसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता की, और चौथा है खेलकूद प्रतियोगिता की। तो देखिए इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फील्ड ट्रिप यानी कि स्थानीय भ्रमण। आसपास में घुमाइए बच्चों को, तभी तो जाकर उनको संतुष्टि मिलेगी, है ना। अब सिर्फ स्थानीय कार्यक्रम रख रहे हैं, ये सब तो स्कूल के अंदर होगा, लेकिन ये स्कूल के बाहर होगा, जहाँ पर बच्चे भ्रमण के लिए जाएंगे, घूमने जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे और बच्चों का मनोरंजन होगा। बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे, ये आपने देखा होगा, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैंने आपको ये बताया भी है। देखिए, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपने नोट्स में देखा होगा, मैंने आपको सारे बुद्धि के सिद्धांत डिटेल में करवाए हैं। अगर आप उनका डिटेल्ड थ्योरी नहीं भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वाला बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। जैसे स्पीयरमैन ने कौन सा दिया है बताइए, प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है, द्विकारक दिया है, समूह कारक दिया है या त्रिकारक दिया है। तो देखिए जो स्पीयरमैन है ना, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाई फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। ये कहते हैं बुद्धि के दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक होती है जनरल बुद्धि और दूसरी होती है, ये कहते हैं स्पेसिफिक बुद्धि। ठीक है, जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की ये बात करते हैं कौन, स्पीयरमैन, और इसी को हम कहते हैं बाई फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही सीटेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, वो किसने दी है, वो ध्यान रखेंगे, वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। जैसे स्पीयरमैन ने तो 2 ही कारक बताए ना, जनरल और स्पेसिफिक, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा में बताती हूँ ना, आप ये मत सोचिए कि बस ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें प्रीवियस ईयरली पूछी हुई हैं आपसे, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जा रही हैं। आप लोग वैसे आपने नोट्स लिया है तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होंगी फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं भी लिया है ना, तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिएगा अपने नोट्स पे। ठीक है, आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है आपके सामने, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। क्या कभी आपका संज्ञानात्मक विकास ठहरता है? सोचिए, नहीं ठहरता है। ठीक है, ये हमारा जो तर्क था, कथन था, वो बिल्कुल गलत है कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो ठहर जाता है। संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, ब्रेन का विकास, आपके दिमाग का विकास। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि हमारा ब्रेन एकदम स्टक कर गया, रुक गया, अटक गया, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। तो इसीलिए हमारा वो कथन एकदम गलत है। ठीक है, कारण देखिए, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। अच्छा, ये कह रहा है कि मिडिल चाइल्डहुड के बाद बच्चे नई चीज़ें नहीं सीख सकते। क्या ऐसा कभी होता है कि मिडिल चाइल्डहुड के बाद बच्चे कुछ सीखेंगे ही नहीं? हम आज भी तैयारी करते हैं, आज भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हम नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं? सीख रहे हैं ऑब्वियसली, है ना। तो ये कारण भी यहाँ पर गलत है। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन आपका, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, कि ए हमारा कथन भी गलत है और उसका कारण आर भी गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए आप स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं ये जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे हुए हैं। पहला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, क्या करता है अपने आप से बात करना, आप बताइए। आप भी अपने आप से बात करते होंगे ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम खुद से बातें करते हैं। जैसे हमने आज एक चैप्टर पढ़ा, हमने पढ़ा वाइगोत्स्की की थ्योरी, फिर हम खुद से कहते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया, यहाँ पर ये है, इन्होंने सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है और ये सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं। इस तरीके से हम खुद से बात करते हैं कि हाँ मेरा ये वाइगोत्स्की अब कंप्लीट हो गया, अब मैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ूँगी, इस तरीके से। तो जब आप अपने आप से बात करते हैं तो क्या होता है, पहले तो ये बताइए क्या ये हानिकारक है? बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? पॉजिटिव चीज़ है। हम खुद को दिशा दे रहे हैं, हमने जो पढ़ा है हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमें हेल्प करता है। अब ऑप्शन में अगर कहीं नेगेटिव लिखा है तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। जैसे उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा क्या है, ईगोसेंट्रिक हो गया, ऐसा नहीं होता है।
उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा, देखिए बाधा डालता है, बाधा थोड़ी डालता है, ये तो अच्छी चीज़ है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याएं, देखिए इससे बच्चों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं कह रहा है, तो ये भी हमारा बाहर हो गया। इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच गए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अपने आप से बात करना पॉजिटिव चीज़ है, तो बस ये 3 तो वैसे ही नेगेटिव लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही बाहर हो गए। तो ये हमारा बचा कि बच्चे का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। जी हाँ, बच्चों की जो सोच है, उनके जो थॉट्स हैं, उनको और ज़्यादा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को, देखिए जिन बच्चों के एग्ज़ाम में कम अंक आते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ए टीचर आप क्या करेंगे बताइए। विशिष्ट विद्यालय में उनको भेज देंगे? जी नहीं। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए उनको कहेंगे? नहीं। उनको दंड दे देंगे? नहीं। बल्कि क्या करेंगे, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सहायता करेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड्स, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। इवन जो ट्विन्स होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। आप जैसे 2 लोगों को देख लेते हैं जो कि ट्विन्स हैं, अब वो दिखने में सेम है तो आपको लगता है ये 100% इनमें सिमिलैरिटी है, तो 100% सिमिलैरिटी ट्विन्स में भी नहीं होती। किसी न किसी बेसिस पर वो भी एक दूसरे से अलग होते ही हैं, भिन्न होते ही हैं। तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग होता है। जैसे किसी बच्चे का कलर अलग हो सकता है, हाइट है, वेट है, या फिर आप कहिए IQ लेवल है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की जो हम बात करते हैं वो हर बच्चे का अलग हो सकता है, या फिर बच्चे की एबिलिटी अलग हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को एक बार टॉपिक पढ़ के समझ में आ जाता है और किसी बच्चे को 2-3 बार उसको पढ़ना होता है तब उसको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये एबिलिटी है, पढ़ने की, समझने की क्षमता है। तो ये भी किसी न किसी में भिन्न होती ही है। तो हम कहते हैं कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे के परीक्षा में कम अंक आ रहे हैं ना, उस बच्चे की आप क्या करिए, उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनको पहचानिए और उसके बाद उन आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी सहायता करिए, उनकी हेल्प करिए, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा, ना कि उनको आप दंड दे रहे हैं या स्कूल से दूसरे स्कूल में भेज देंगे, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो इसीलिए 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है बताइए। एक स्टूडेंट है रीता, 4th क्लास में पढ़ती है, उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन रेस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट जो बचे हैं उनमें वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बताइए मैथ्स में वो अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। पहला है लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। दूसरा है लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है। ऐसा कहाँ पर लिखा है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या आवश्यक विषय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। बच्चों को गणित सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है। गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। जी हाँ, हम हमेशा कहते हैं अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो टीचर को अपनी टीचिंग मेथड चेंज करनी चाहिए। हो सकता है जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है बच्चे के लिए, है ना। तो यही होता है कि गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती या फिर उसके लिए अलग से कोई दिमाग होना चाहिए तभी गणित सीखेंगे, तो ये सब नहीं होता है। तो इसीलिए गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। हमेशा आप ये मानकर चलिए फ्रेंड्स सीटेट में कि स्टूडेंट्स जो है ना भगवान हैं, गलतियाँ सिर्फ टीचर्स की या एजुकेशन सिस्टम की हो सकती है, बच्चे गलत नहीं करते हैं, ऐसा कहता है सीटेट। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा फंडा है, इतना अगर आप लेकर चलेंगे ना आपके आंसर कभी गलत ही नहीं होंगे। जहाँ भी आपको दिखता है कि बच्चे को दोषी ठहराया जा रहा है तो वो आपका कभी सही नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है बच्चा दोषी नहीं है, दोष है एजुकेशन सिस्टम का या फिर टीचर के टीचिंग मेथड का, ठीक है। तो गणित अच्छे से वो नहीं पढ़ा रहे हैं, यही रीज़न है यहाँ पर। तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। बताइए अधिगम को प्रतियोगिता या अनुकृति, अनुकृति या प्रतियोगिता, रटने या समझने, समझने या रटने। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित करना चाहिए। देखिए
रटवाना नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला रटना, याद करना, मारना पीटना बच्चों को, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। तो हम क्या कहेंगे, अधिगम को रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित करना चाहिए। मतलब अगर आप बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो ये फोकस मत करिए कि बच्चा उस चीज़ को रटे, फोकस ये करना है कि वो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आए। तो किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दैट मीन्स आपका पढ़ाना सार्थक है, अदरवाइज सार्थक नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी लर्निंग की प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो बच्चों को रटने की बजाय उनके समझने पर फोकस करना होगा। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, हम क्या जान सकते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, ये जान सकते हैं। या अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, ये जान सकते हैं। या विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, ये जानेंगे। या फिर विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, ये जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको ऑप्शन 4 लग रहा है। कैसे लग रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी का जो शैक्षिक विकास है वो सही दिशा में हो रहा है या फिर नहीं। जी हाँ, इसीलिए परीक्षा ली जाती है। परीक्षा कोई इसलिए नहीं ली जाती कि कौन ज़्यादा नंबर ला रहा है, कौन कम ला रहा है, कौन बुद्धिमान है, किसका IQ हाई है। ये सब चीज़ें जो है मेन एम नहीं होता है एग्ज़ाम लेने का। परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम लेने का मेन रीज़न ये होता है, इससे ये पता लगता है कि बच्चे का जो शैक्षिक विकास है वो कितना हुआ है, वो सही दिशा में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन अदर थर्ड ऑप्शंस। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में कह रहा है उसने कितना याद किया है। याद कितना किया है इसके लिए एग्ज़ाम थोड़ी लेते हैं। एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका जो शैक्षिक विकास है, एजुकेशनल डेवलपमेंट है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, बच्चा गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। ये सब पता करना एम होता है बच्चे की परीक्षा लेने का। ठीक, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। बहुभाषिकता होता है मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, अब ये मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है फ्रेंड्स, इसको अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चीज़ है। आप जानते हैं एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने। अब हर बच्चा अलग अलग जगह से आता है, हर किसी की भाषा भी अलग अलग होती है। किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की कन्नड़ हो सकती है, किसी की तेलुगु, किसी की मलयालम, कुछ भी हो सकती है। तो अब जब बच्चा स्कूल में आ रहा है और अपने घर की लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इस लैंग्वेज पे बात मत करो, ये नहीं कहना है, बल्कि बच्चों को बोलने देना है अपने अपने घर की लैंग्वेज। अगर वो स्कूल में बोल रहे हैं तो इसको एक अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। इससे क्या होता है, अदर स्टूडेंट्स भी जो हैं उस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीखते हैं। इसीलिए बहुभाषिकता को जो है अच्छा माना जाता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और देखिए ये NEP 2020 भी कहती है, NCF 2005 भी कहता है, RT 2009 में भी कहा है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए, और वैसे भी आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला है विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित करना चाहिए। देखिए दंडित करना नेगेटिव चीज़ हो गई ना, अभी मैंने आपको बताया क्या है कि ये तो अच्छी चीज़ है, इसको स्वीकार करना है ना कि दंड देना है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चों को एडमिशन देंगे। नेक्स्ट है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। देखिए मिल गया ऑप्शन जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, और यहाँ पर सेम वही लाइन लिखी हुई है एज इट इज़ कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना है और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे, यानी कि जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ इंक्लूड हो सकें, इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, और सभी की भाषाओं को क्या करना है, सम्मान देना है, स्वीकार करना है। ये तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये कह रहा है शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, मतलब उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं जो अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? गत्यात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है। पहला है बच्चे का बौद्धिक स्तर, दूसरा है समकक्षों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, तीसरा है बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, और चौथा है ये समझने में मदद करता है कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के योग्य है या फिर नहीं है। तो देखिए, गत्यात्मक मूल्यांकन किस चीज़ को समझने में मदद करता है? वो मदद करता है फ्रेंड्स कि बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं क्या हैं, बच्चे की क्या रुचि है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, बच्चा किस तरीके से समझ सकता है चीज़ों को, ये सब पता करना, इसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपका गत्यात्मक मूल्यांकन। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए देखते हैं और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए देखते हैं, तो उनके संदर्भ में अब देखिए मोस्टली होता क्या है, जो हमारी रूढ़िवादी धारणाएं थी वहाँ पर अलग चीज़ थी। वहाँ पर क्या कहते हैं कि माता क्या करेंगी, घर बच्चों को संभालेंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ठीक करने का काम है ये पुरुष करेंगे, पिता करेंगे। रूढ़िवादी धारणा ये कहती है, लेकिन आप उस रूढ़िवादी धारणा को सही करना चाहते हैं तो आप उसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपसे पूछा है। पहली बात तो ये कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कम संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। जी हाँ, इससे पूरी ये पॉसिबिलिटी होगी कि बच्चे जो हैं जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण नहीं करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यही होता था कि फ़ीमेल घर का काम करेंगी, मेल बाहर जाकर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, फीमेल घर में खाना बनाएंगी, यहीं तक लिमिटेड रहेंगी। तो ये जो जेंडर रूढ़ियाँ हैं ना, इनका अनुसरण बच्चे क्या करेंगे, कम करेंगे, कम संभावना है इस चीज़ की। ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक संभावना है जेंडर पृथक्करण की? नहीं। अधिक संभावना है जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे? नहीं। कम संभावना है कि समाज में जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे? नहीं। कम संभावना ये होगी कि बच्चे क्या करेंगे, वो जो जेंडर रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनका अनुसरण करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो घर पे देख रहे हैं मम्मी क्या काम कर रही हैं, पापा क्या काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा और वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा अपनी कक्षा में शामिल करती है किस चीज़ को? मैंने आपको हमेशा बताया समावेशी कक्षा में ना सारी चीज़ें होती हैं। जैसे समावेशी मतलब जैसे नाम से ही क्लियर है, आप नाम से ही देखिए, नाम से ही क्लियर है, इनक्लूज़न। इनक्लूज़न मतलब होता है सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करना, समावेश करना, जहाँ पर सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। चाहे बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी हो, बच्चा दिखने में कैसा है, उसकी हाइट क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी है। बच्चा स्कूल में आ गया बस, अब वो चाहे अपंग हो, नेत्रहीन हो, सामान्य हो, सभी बच्चों को एक समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा देना, ये कहलाता है समावेशी शिक्षा। बस एक सेंटेंस आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा देना आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ये होता है, और इसीलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि इन सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, चाहे बच्चे नॉर्मल हों या फिर कुछ उनमें अगर डिफेक्ट है तब भी वो एक साथ ही पढ़ेंगे, भेदभाव नहीं होगा उनमें। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा बालक जिसकी माता का देहांत हो चुका है, उसको पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह, शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, उस बालक को गृह कार्य नहीं देना चाहिए, उस बालक के प्रति भिन्न व्यवहार करना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा कर अन्य बालकों की तरह समान व्यवहार करना चाहिए, या उस बालक की शिक्षा व्यवस्था अलग ढंग से करनी चाहिए। तो देखिए, अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, तो कभी भी बच्चों को एक लोनलीनेस फील नहीं कराना चाहिए, जिसमें कि बच्चे के अंदर अकेलेपन वाली चीज़ें आती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को आप सभी बच्चों की तरह समान रूप से व्यवहार करके पढ़ाएंगे, जिससे कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है तो टीचर्स भी मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, सभी बच्चों को समान रूप से एक साथ शिक्षा देनी है, और उस चीज़ को अनदेखा कर दीजिए आप। ठीक है, और नॉर्मल बच्चों के साथ सेम आप क्या करिए, बिहेव करिए उस बच्चे के साथ भी। इससे बच्चे को ऑड नहीं लगेगा, लोनलीनेस फील नहीं होगा। तो इसीलिए ये चीज़ करनी चाहिए जो कि यहाँ पर बेस्ट है। बाकी यहाँ कह रहा है अलग से पढ़ा देना चाहिए, अलग ही व्यवहार आप करेंगे, गृह कार्य नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है। इस कथन की व्याख्या करता है। इस कथन की व्याख्या किसने करी है, ये पूछा है सिंपली कि सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक होता है। देहली मॉडल है, साइमन परीक्षण है, अभिप्रेरणा मॉडल है या उपरोक्त में से कोई नहीं है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर है देहली मॉडल। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बाकी फ्रेंड्स आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इवनिंग में इसी टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।